सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो संडे का सेशन हम लोगों ने कल कंडक्ट कर लिया था। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आए हैं, आप देख लो। इतने ज़्यादा टॉपिक्स और नोट्स बनाने में आप मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर अभी तक का टाइम लगा है। फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना। ठीक है, कंटेंट जो है वो आप तक रीच करता ही है। और गोलान हाइट के ऊपर एक टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का मैपिंग का टॉपिक आ जाता है। ऑलिव रिडले के ऊपर एक टॉपिक टर्टल कंजर्वेशन एनवायरनमेंट का टॉपिक है। मोरक्को स्ट्रेटजिक पोजीशन अफ्रीका के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है, प्रश्न आपके लिए बन सकता है। गवर्नमेंट स्कीम है। लाइट इकोस का कंसेप्ट क्या है, साइंस टेक का है। कायरलिटी का कंसेप्ट है, साइंस टेक का टॉपिक है। अर्ज 6B करके है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटी का टॉपिक है। इंडिया स्ट्रेटजिक मिनरल डिप्लोमेसी IR का टॉपिक है। एम्पावरिंग वुमेन इन इंडियाज डिजिटल रिवोल्यूशन, तो ये टॉपिक आपका वुमेन रिलेटेड इश्यूज के कंटेक्स्ट में इंक्लूड कर सकता है, या डिजिटल टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस है। कार्बन मार्केट मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, तो मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप रीड कर लेना। इसके ऊपर सारा डिस्कशन पहले हो चुका है। पोलावरम डैम क्या है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। ग्रीन फील्ड सिटी ग्रीन फील्ड पोर्ट्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और कौन सी सिटी को इसको डेवलप किया जा रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस पर आप इंक्लूड कर सकते हो। आज का मेंस का क्वेश्चन देख लो। द इलेक्टोरल लैंडस्केप इन इंडिया इज ऑफन अ टेपेस्ट्री वुवन विथ कॉम्प्लेक्स थ्रेड्स ऑफ ट्रेडिशन, लॉ एंड पॉलिटिकल मैन्योरिंग। अब ऐसे टॉपिक्स को अगर जो इस क्वेश्चन को समझ सकता है ना, रीड करते ही आप मानो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है। और जो अभी इसको समझने में ही दिक्कत हो रही है, तो आप मानो कि अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसे आप जैसे आप जो भी कंटेंट आप रीड करते हो, पढ़ते हो, उसके बेसिस पर ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है। अपने आंसर की इवेल्युएशन के लिए आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस सीरीज। इसमें जो सेट होते हैं क्वेश्चंस के, वो आपको अपलोड होते हैं, और आपको अपने आंसर्स को उसमें लिख कर अपलोड करना होता है, और उसका इवेल्युएशन जो है वो होता है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं, मैसेज करना है सिर्फ। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं। ईयर एंड ऑफर अभी एक्टिव है, जहाँ पे 50% ऑफ है सारे कोर्सेज जितने भी हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अभी तक अगर आप हिस्सा नहीं बने तो इसका हिस्सा ज़रूर से ज़रूर बनना है। प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स भी है, प्लस इसके अलावा भी मैपिंग, एडवांस बुक्स, PYQs, मतलब जितना कुछ आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग स्टैटिक सब्जेक्ट इंक्लूडेड। तो अल्टीमेट कोर्स है, ये हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। ऑफर चल रहा है, बंद होने से पहले आप इसका हिस्सा जरूर से बन जाओ, एक माइंड में क्लैरिटी रहेगी। कहीं से भी कंटेंट आप चाहो तो कंपेयर कर लो, मार्केटिंग में ना जाके कंटेंट का कंपैरिजन करके अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस मेरे द्वारा ही ली जाएंगी। तो ज्वाइन करने के लिए sauravpandeyupsc.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 12th टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है 9:30 बजे। 11 हो चुके हैं। जो लोग अभी नींद से नहीं जागे हैं, आपके साथ वालों ने 11 टेस्ट दे लिया है, प्लस उन्होंने स्टडी मटेरियल 9 तक पढ़ लिया है। 10वां स्टडी मटेरियल, 11 स्टडी मटेरियल आज जो है उसका अपलोड हो जाएगा। तो ये सब कोर्स एक्टिव है, इनका आप हिस्सा बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। स्टार्ट करते हैं। पहला, इजराइल टू डबल पॉपुलेशन इन ऑक्यूपाइड गोलान हाइट, ये एक टॉपिक है। तो यहाँ पे आप जो हमारे लिए एक प्रश्न बनता है, गोलान हाइट की मैपिंग आप याद रखो कैसे क्या है। जैसे मान लो ये सीरिया है, ये वेस्ट बैंक है आपका, ये गाज़ा का एरिया, मेडिटेरियन सी है, लेबनन है, और गोलान हाइट यहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे ये रीजन न्यूज़ में है। सीरिया है तो डिस्प्यूट का एक इलाका रहता है। तो ये बफर एरिया बेसिकली इसराइल में भी क्रिएट कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है। जॉर्डन में उसको कोई इतनी दिक्कत नहीं है, और इधर वो मतलब यहाँ पे अटैक चल रहे हैं। तो ये भी पूरा बफर एरिया क्रिएट करके इन जगहों को ऑक्यूपाई करके अपना जो है एक जोग्राफिकल सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करना। बट इसके काफ़ी सारे इम्प्लीकेशंस हैं जो देखने को मिल रहे हैं, बट हमें मैपिंग के कंटेक्स्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी जाननी है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ करकासे ऑफ मतलब मरा हुआ जो ये ऑलिव रिडले हैं बहुत सारे मिल रहे हैं। तो इसके पीछे जो फैक्टर हाईलाइट किया गया है वो है मैराइन पॉल्यूशन। समुद्र के अंदर जो पॉल्यूशन है वो एक रीज़न हाईलाइट किया गया है। और प्लस जो फिशिंग नेट है, जैसे जो मछुआरे होते हैं वो लेकर जाते हैं फिशिंग नेट, तो उसी में फंस जाते हैं। और वो नेट ऐसी होती है कि निकलना बहुत मुश्किल होते हैं, ये छटपटाते हैं और फिर उसके बाद ये मर भी जाते हैं कई सारे। तो ये विशाखापट्टनम में कई सारे कार्कस जो हैं ये मिले हैं। अभी ब्रीडिंग सीजन भी है, जब वो मतलब ये मानो कि एक बहुत यूनिक हैबिट आपकी होती है ऑलिव रिडले की, कि जो फीमेल ऑलिव रिडले है वो एक ही बीच पे, एक ही जगह पे हमेशा जब तक उसका जीवन होगा वो बार बार वहीं पे आएगी और अपने अंडे देती है। तो अब मान लो
एक बार वो आई और वहाँ पे बहुत पोल्यूशन हो गया या बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो इससे भी वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो उनका जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हम बहुत अच्छे से करने की प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा रीज़न बनता है जिसकी वजह से ऑलिव रिडले की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है, और उनकी जो मास नेस्टिंग है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। कमेंट सेक्शन में बताओ टेक्निकल नाम क्या है मास नेस्टिंग का, बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है। अब इसमें कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नेस्टिंग साइट्स जैसे बनाई गई हैं, प्लस ये थोड़ा सा याद रखना कि अभी जो कार्कस मिला दैट इज़ मंगा और मारीपेटा करके बीच है, आप है ना, एक बार देखना कौन से स्टेट में है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में ही में भी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग से फिर इन्होंने बनाया भी है, थोड़ा ज्योग्राफी के लिए ज़रूरी है। जोडू गुल्ला पालम करके एक मतलब एक आर्टिफिशियल नेस्टिंग मास नेस्टिंग साइट टाइप भी क्रिएट जो है इन्होंने की है, और प्रयास किया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल हैचरीज़ हैं, मतलब जहाँ पे अंडे को हैच कराया जा सके, जिससे अंडे गर्म हल्के होते हैं, वार्म होने के बाद वो उससे टूटते हैं और फिर उससे बच्चा जो है निकलता है। तो ये आर्टिफिशियल हैचरीज क्रिएट किए गए, कम्युनिटी को एजुकेट भी किया जा रहा है। ऑलिव रिडले की जो स्पीसीज़ है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो कवर होता है, हार्ट शेप्ड शेल होता है, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है, और जो मास नेस्टिंग होता है उसे एरेबाडास शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना वेट होता है ये तो ध्यान नहीं रखना। अभी हैबिटेट लॉस, पोचिंग और ये सब बड़ा फैक्टर है। और इंडिया की बात करो तो ये पूरा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका जाना जाता है। जैसे ये थोड़ा सा बिल्कुल याद रखना है आपको, है ना, बैतरानी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, ये महानदी हो गया, और ये धमरा एरिया हो गया, ऋषिकुल्ला करके एक आपकी, और ये जो ऋषिकुल्ला रिवर है यहाँ पे भी ये नेस्टिंग साइट आपकी बनती है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, ये मैंने रिसर्च गेट से निकाला है, तो ये एरिया आपको याद रखना, ऋषिकुल्ला है। अब ये मैं आपको फिर कह देता हूँ, ये आज का ही सेशन, अब कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मेरा भी उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कंटेंट आपको अच्छा मिले, नोट्स का बनाने का जो झंझट है वो रिड्यूस हो। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि जो एडिटोरियल्स है उस पर मैं माइंड मैप्स भी आपको दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप तुरंत जो है किसी भी टॉपिक को विद इन 2-3 मिनट्स में कवर हो जाएगा, जो बड़े बड़े एडिटोरियल्स होता है। तो उस पर भी मैं काम लगातार कर रहा हूँ और आपके लिए बना भी रहा हूँ, और इसलिए 3-4 घंटे जो कंटेंट बनाने में लग जाता है, क्योंकि मेरे द्वारा ही बनाया जाता है सब कंटेंट और सारी चीज़ें, फिर रिकॉर्ड करके सेशन जो है वो आपको दिया जाता है। अब आपका इतना काम, एटलीस्ट लाइक बटन प्रेस कर लो, और सेशन को आप ज़रूर से शेयर करें। जो भी अपनी जिम्मेदारी आपको लगती है वो निभाना चाहिए, जिससे कि चीज़ें कंटिन्यू रहें, सस्टेनेबल रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोरक्को वेलकम्स इंडियन डिफेंस कंपनी। तो अभी ज़्यादा जैसे जैसे चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो मोरक्को है वो एक यूनिट बनना चाहता है, जहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन हम करके और उसको वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करें। तो मोरक्को जो है कह रहा है कि हम एक की एंट्री पॉइंट बन सकते हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का, या हम बना के फिर अफ्रीका से भेज के और फिर और जगह पे भेज सकते हैं। तो ये मोरक्को इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है, और देखो मोरक्को के बेसिस पे फिर धीरे धीरे हम वहाँ से अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टाब्लिश कर सकते हैं यूरोप के, क्योंकि स्पेन के पास ही नीचे साइड है मोरक्को। और इसके अलावा देखा जाए तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका में एंट्री के लिए भी मोरक्को हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर देखा जाए तो मतलब एक चीज़ ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका के साथ हमें रिलेशन डेवलप करना, तो उसमें आप आर्गूमेंट मेंशन कर सकते हैं मोरक्को के कंटेक्स्ट में भी, कि किस तरीके से जो मोरक्को है उसके साथ हम एक डिफेंस रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। और क्योंकि जितना इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, देखो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप भी एक्टिव हो रहे हैं, और विद इन देखा जाए देशों के बीच में भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है, सिविल वॉर की स्थिति बनी रहती है। तो वहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स का हो सकता है कि काफ़ी अधिक सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काफ़ी अधिक डिमांड भी बढ़े, और इंडिया उस नीड को पूरा जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, जलवाहक स्कीम की बात की गई है। जलवाहक स्कीम, ये जो स्कीम है इसके माध्यम से जो इनलैंड वाटरवेज है, खासतौर से जैसे जो नेशनल वाटरवे गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या बराक है, यहाँ पे कार्गो का ट्रांसपोर्ट, मतलब बड़ी जो नावें होती हैं या जो भी है उसके माध्यम से कार्गो जो सामान है उसको ढोया जा सके, मूव किया जा सके। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जल वाहक स्कीम की। और अभी फोकस आपका जो है नेशनल वाटरवे 1 और 2 पे फोकस किया, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे फोकस आपका किया गया। तो इसमें कई सारी चीज़ें भी हैं, जैसे सर्टेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट भी होगा, 35% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर जो इनिशिएटिव के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि रेलवे और रोडवे पे जो प्रेशर पड़ता है सामान ढोने का वो रिड्यूस हो, अगर इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हम कर रहे हैं। सप्लाई नेटवर्क जो है वो डेवलप होगा, क्योंकि जैसे होता क्या है कि कई ऐसे रीजन्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे, कई इलाके प्रेजेंट हैं जहाँ पे आप देखोगे तो रेलवे लाइंस भी
इतना मतलब नहीं है, रेल का ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं है, या कॉस्ट बहुत अधिक है, रोड का इतना अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, या रोड बहुत चौड़ी नहीं है, ऐसा टेरेन है इस वजह से, तो उस जगह पे नदियाँ हैं, नदियाँ के माध्यम से भी हम जो ये वाटरवेज है उनके माध्यम से भी उन जगहों तक हम रीच कर सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपका जल वाहक स्कीम है। तब ये टॉपिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप इकोनॉमी सेक्शन में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक जो इसमें निकल कर आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लाइट इको। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज लाइट इको। तो ये कंसेप्ट हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और इसको ये देखो, ये मैंने माइंड मैप बनाया हुआ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। बट ये माइंड मैप आपको जो प्रहार बैच या करंट अफेयर बैच का हिस्सा उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी पीडीएफ आप पूरा देखो, डिटेल पीडीएफ भी मैंने बना रखा है, तो आप उसको चाहो तो रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लाइट इकोस की बात की गई। देखो लाइट इकोस का कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे मान लो कोई भी, जैसे लाइट ऐसे मूव कर रही है, कोई सामने एक बॉडी आती है, और फिर वो लाइट उससे या तो अब्जॉर्ब हो सकती है, या रिफ्लेक्ट हो सकती है, या उससे दोबारा से री एमिट हो सकती है अब्जॉर्ब होने के बाद। जैसे मान लो कोई गैस है या डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, जैसे मान लो गैस है या फिर डस्ट पार्टिकल है, तो जो लाइट है उस गैस पर पड़ेगी या डस्ट पार्टिकल पड़ेगी तो लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, या लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, या री एमिट हो सकती है बाय गैस। तो ये जो है, ये हम इसे लाइट इकोज भी शब्द यूज़ करते हैं। तो जब लाइट इकोज ऑकर करता है तो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से जो एमिट होती है, ये कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो लाइट पड़ रही है, बेंट भी हो सकता है, जैसे ब्लैक होल है तो ब्लैक होल से ऐसा पढ़ने के बाद ये बेंट भी हो सकता है, उसमें चेंजेस आएंगे, फिर हम कहीं दूर यहाँ बैठे हैं तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में भी सर्टेन चेंजेस मिलेंगे। तो कुल मिला के जैसे सपोज करो कि आप इमेजिन करो कि एक टॉर्च हाथ में आपने ले रखा और उसकी बटन दबाई, तो तेज़ी से जो लाइट है ना, जो तेज़ी से आपकी जो लाइट है उस पर फॉल पड़ी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लो, है ना, लाइट फॉल करती है, तो वो उस ऑब्जेक्ट से कुछ पार्ट लाइट का अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो टॉर्च की लाइट है वो इधर उधर बेंड भी होगी और इधर उधर डिस्पर्स भी होगी। तो लाइट इको कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पे लाइट जो है कैन बी अब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड, री एमिटेड बाय गैस, और इसी को जो है, ये जो सेकेंडरी लाइट्स होती हैं, लाइट इकोस शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लाइट बेसिकली, लाइट इकोस के बाद से कई डिफरेंट डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। मेनली जैसे ब्लैक होल की ग्रेविटी है कि जो ब्लैक होल की ग्रेविटी उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। तो स्टडी जैसे हम लाइट इकोस को करते हैं उस बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द ब्लैक होल, उसकी स्पिन और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे उसका मास है, रेडियस है, स्पिन है, इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तो बस ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखना है। लाइट इको बेसिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो मतलब बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो प्रोवाइड करता है, मतलब एक बेटर मेज़र है जिसके माध्यम से आप ब्लैक होल को मेज़र कर सकते हो कि कहाँ तक है, कैसा है, कितना मैसिव है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इवन जो टेलीस्कोप है ग्रेट डिस्टेंस पे, उसको भी प्लेस किया जा सकता है। उसके बाद, है ना, तो ये कई ऐसे टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जिसके माध्यम से हम ब्लैक होल को डिटेक्ट करते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से और ये सब। बट यहाँ पे जो लाइट इकोज इनका कंसेप्ट है, सुपर मैसिव ब्लैक होल को स्टडी हम करना चाहते हैं, उसका जैसे मिल्की वे है या M87 है, जो कि अगेन एक प्रकार का ब्लैक होल है, जो लाइक ब्लैक होल है। तो ये ये पॉइंट याद रखना है। प्लस जो आइंस्टीन थ्योरी, उसको भी ये जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके द्वारा दिया गया था, उसको भी सपोर्ट करती है। ये पूरा फटाफट आप चाहो तो रिवाइज कर लो, ये देखो नोट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मिरर लाइफ। ये एक अच्छा टॉपिक है, डेडली जियोमेट्री, ये एक कंसेप्ट है। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कभी भी कोई भी आप केमिकल को स्टडी करते हो, किसी मटेरियल को स्टडी करते हो, तो उसमें कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका एक अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो ये ऐसा अरेंज्ड है, ये एक दूसरे से इस टाइप से अरेंज्ड है, जैसे मान लो ये इससे अरेंज्ड है, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इनकी स्ट्रक्चरिंग होती है, अभी ऊपर से तो हमको नहीं दिखे। जैसे मान लो कि दीवार है, अब इसको ऐसे समझना कि दीवार है, दीवार में ईंटें लगे हुए हैं, एक ऐसा ईंटा लगा है, ऐसा लाइन से जो ईंट है वो लगी हुई है, और वो दीवार एकदम दीवार जो है वो सीधी खड़ी है। अब वो ईंटों की एक ओरिएंटेशन है, मान लो कि वो दीवार ईंटें इस टाइप से है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टली अगर आप उसको वर्टिकल कर दोगे तो दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी, वो गिर जाएगी। तो ऐसे ही जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जब आप स्ट्रक्चरिंग देखोगे तो उनके एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं हैंडेडनेस। ठीक है, हैंडेडनेस शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि वो ओरिएंटेशन किस तरीके से, जो डिफरेंट लाइक डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स, उनका जो एक ओरिएंटेशन किस तरीके से वो डिटरमाइन होता है हैंडेडनेस से। और ये लेफ्ट हो सकते हैं या राइट हो सकता है।
है ना, तो मान लो लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट राइट ये ओरिएंटेशन के कंटेक्स्ट में है। तो जैसे मिरर है, मिरर के केस में क्या होता है, जैसे आपका लेफ़्ट और राइट दिखेगा, राइट लेफ़्ट दिखेगा। तो इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल्स होता है उसका भी एक मिरर फॉर्म भी प्रेजेंट होता है। तो ये कंसेप्ट को कायरलिटी बोलते हैं, कायरलिटी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, वो लेफ़्ट पोजिशनिंग है, उसकी लेफ़्ट ओरिएंटेशन है, उसका जो हैंडेडनेस की बात करें तो उसका जो कायरलिटी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो उसका राइट होगा। तो मतलब कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आप हो, अपने आप को मिरर पे देखते हो तो आप हो तो सेम, बट आपका लेफ्ट राइट जो है वेरी करता है। अब उसमें आप में ऐसा कोई अंतर नहीं होगा, आपको देख के पहचान जाएंगे। लेकिन जो एक केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अगर स्ट्रक्चरिंग में थोड़े बहुत इधर लेफ्ट राइट हो जाएगा तो उनका प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो कोई मॉलिक्यूल है जो एक ओरिएंटेशन में उसकी प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से है, दूसरे देखोगे तो उसमें दूसरे तरीके की उनकी प्रॉपर्टी होगी, तो ये वेरी करती है। तो ऐसे ही एक टर्म यूज्ड है जिसे कहते हैं इनैटियोमर्स बोलते हैं। तो ये कायरल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। जैसे इसका एग्जांपल एक होता है थैलिडोमाइड। तो ये क्या है, मतलब एक ऐसा इनैटियोमर्स की अगर हम बात करें तो ये भी कायरल मॉलिक्यूल्स हैं और एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं इसमें, है ना। मतलब मिरर इमेज का मतलब लेफ्ट है तो उसका राइट होगा, राइट है तो लेफ्ट है, इस टाइप से। एक एग्जांपल है थैलिडोमाइड, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है तो उसका राइट भी होगा। तो इस टाइप से आपका, तो ये थैलिडोमाइड्स जो है लेफ्ट हैंडेड एंटियोमर्स था, ये है हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पहले कुछ ऐसे दवा के रूप में दिया जाता था, बट जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि वो अगर उसमें सर्टन ओरिएंटेशन चेंज हो रहा तो इट कैन कॉज वेरियस अदर इश्यूज, जैसे बर्थ डिफेक्ट जैसी चीज़ें भी कर सकता है। ऐसे ही जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है ना, डीएनए में देखोगे तो वही जो अमीनो एसिड है वो राइट हैंडेड है और प्रोटीन में वही अमीनो एसिड लेफ्ट हैंडेड है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर जैसे एक माला होता है, माला में मोतियाँ जो हैं मिलकर एक माला बनाती हैं, तो जैसे इसी तरीके से अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाती हैं। तो यही जो अमीनो एसिड अगर लेफ्ट हैंडेडनेस है तो वो प्रोटीन बन रही है और अगर राइट हैंडेडनेस है तो डीएनए बन रही है। तो इस टाइप से है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है इसको स्टडी करके हम एक सिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उनको बना सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल में बैक्टीरियाज बनाए जा सकते हैं, इंटेन्यूमर्स का इस्तेमाल करके क्या ये किया जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि मिरर बैक्टीरिया जो है वो हो सकता है कि मतलब जो बैक्टीरिया उसका मिरर बैक्टीरिया अगर आपने बना दिया तो हो सकता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम उसको बाईपास कर दे और काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट जो है वो हो जाते। इसी पर स्टडी आपकी होगी। तो इसमें आपको कायरलिटी का कंसेप्ट जाना है, इनैंटियोमर्स क्या होते हैं वो जानना है, थैलिडोमाइड्स रिसेंटली न्यूज़ में है वो क्या है, ये एप्लीकेशंस जानने हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स हैं, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अर्ग सेबी करके है, ये ड्यून सिस्टम है, सहारा डेजर्ट के अंदर लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न मोरक्को रीजन के अंदर लोकेटेड है, टाउन ऑफ मरजाउगा यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो बाकी डायग्राम से आपको पता चल रहा है, कैमल्स और ये सब जाते हैं और क्या सुंदर है ये सब तो आपको दिख ही रहा है। यूनिकनेस है, डेजर्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी यूनिकनेस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ द वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो ये इतना बड़ा आर्टिकल है, मैंने पूरा इसके नोट्स भी बना दिए आप लोग के लिए, ये आप देख सकते हो। बट इस पर मैं ना आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ कि आपका समय कैसे बचे, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये माइंड मैप है, पूरा कंटेंट इस माइंड मैप में है। अगर आप इसको पढ़ लोगे, मतलब इतना ही आपको याद रखना है एक पेज के अंदर। और प्रहार सीरीज में मैं इसी पे थोड़ा काम भी कर रहा हूँ कि ये पीडीएफ जो हैं जो पहले भी शेयर्ड पीडीएफ हैं, तो और पहले जो करंट अफेयर प्लस कोर्स है सेम में दोनों में ये चीज़ आई विल प्रोवाइड तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें अच्छे तरीके से हों, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक कैंडिडेट है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे है ना, एक ही आप देखोगे ना भारत में क्या होता है, जैसे एक कैंडिडेट दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, पहले ज़्यादा कर सकते थे, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। अभी दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लो लड़ रहे हैं, तो अभी एक में हार गए, है ना, तो एक में जीत गए तो एक को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब फिर दोबारा से इलेक्शन कराना, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो हमारे देश के अंदर कहा गया कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल लैंडस्केप है भारत के अंदर, कई कंट्रोवर्सी भी रेज होती है। अब इसमें कई चीज़ें, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था। फिर 1996 के अंदर देखा जाए तो दो कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ा जा सकता है। अब इसकी वजह से फ्रिक्वेंट बाई इलेक्शंस होते हैं, इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी होते हैं। एक बार में ही हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इससे टैक्स पेयर का कॉस्ट भी है, पॉलिटिकल इम्बैलेंस भी होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी होते हैं कि जैसे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ रहे हैं तो अब वोटर्स दोनों को वोट कर रहे हैं, दोनों में जीत गए, दोनों में हार गए, या जो भी स्थिति रहे,
दोनों में जीत गए तभी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो एक को छोड़ना पड़ता है, तो एक ट्रस्ट इशूज़ भी रेज आपका होता है। पाकिस्तान में कोई भी लिमिट नहीं कि जो चाहे जितने में लड़ ले। बांग्लादेश में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, यूके ने बिल्कुल बैन किया हुआ है सिंस 1994 अकाउंटेबिलिटी। कहा गया कि ये पूरा हमारे यहाँ भी बंद होना चाहिए, जैसे इसके लिए हम अमेंड कर सकते हैं सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और अगर कोई सीट वैकेट करता है तो उसे फाइनेंशियल पेनल्टीज़ जो है लगानी चाहिए। और है ना, तो यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जो ये इशू है एक डीपर इलेक्टोरल इशू है, ये है। और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने इंटरेस्ट के लिए अपना इस टाइप से करती हैं, बट लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए शॉर्ट में, वही सारा इसमें लिखा हुआ। अब आप देखो कितना जल्दी से आपने पूरा रिवाइज कर, इतना पॉइंट अगर आपको याद है दैट इज़ मोर देन सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे टैक्स पेयर कॉस्ट, पॉलिटिकल इम्बैलेंस, वोटर डिसल्यूशनमेंट, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, वही जो पॉइंट्स लिखे हैं वही सारा इसमें लिखा हुआ है पूरा करके। तो आप चाहो रीड कर लो और एक पेज से फटाफट आपका रिवाइज कर लो। नेक्स्ट देखते हैं मिनरल डिप्लोमेसी है। अब पहले तो आप इसे कंटेक्स्ट समझो, मिनरल डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। मिनरल डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति। आप क्या एक्ट और एक्टिविटी करते हो जिसके माध्यम से आप दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते डेवलप करते हो, तो वो डिप्लोमेसी होता है। मिनरल डिप्लोमेसी का मतलब हमें कुछ मिनरल्स मेटल्स की ज़रूरत है, हम उसके साथ रिश्ता हम इसलिए उसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। हमें लिथियम की ज़रूरत है, हम अर्जेंटीना से रिश्ता बना रहे हैं। हमें और चीज़ों की ज़रूरत है, हम मोरक्को के साथ रिश्ता बना रहे हैं या अफ्रीकन देशों के साथ रिश्ता बना रहे हैं। तो ये मिनरल डिप्लोमेसी के अंदर आ जाती है। तो उसमें फ़ायदा क्या है कि जो उनके यहाँ मिनरल्स हैं हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और जहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उस देश को फ़ायदा है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन है, वो सब होगा, उनका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि उनके पास वो सारी सुविधा और टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो हम देखो अब इसको फटाफट कैसे मैपिंग से करते हैं। हमें क्रिटिकल मिनरल्स का हम चाहते हैं, हमें चाहिए, बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन क्रिटिकल मिनरल्स पे निर्भर करती है आज के समय में, जो हम टेक्नोलॉजीज डेवलप करना चाहते हैं। प्लस चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी ले लो, बायो टेक्नोलॉजी ले लो, और भी कई इक्विपमेंट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसकी बात हम कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स हमें चाहिए ही चाहिए। तो आज का जो एरा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसमें अगर हमें आगे बढ़ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्रिटिकल मिनरल्स में सही रहें, तभी हम टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को बना के और इकोनॉमिक एडवांटेज हमारे अंदर आ सकता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का डिमांड आगे चल के बहुत होगा, और उसको बनाने के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी। इसके लिए हम बहुत सारे देशों पर निर्भर, और इसलिए हमें मिनरल डिप्लोमेसी पर रिलाई करना पड़ता है। काबिल जो हमारी संस्था है, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि एक सप्लाई चेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए क्रिएट किया जा सके। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने MOU साइन किया है, अर्जेंटीना में लिथियम के साथ हमने किया है, उसका मल्टीलेटरल अलग अलग जो फोरम्स है जिसमें अलग अलग देश हिस्सा उनके साथ हम जुड़ रहे हैं क्वाड ग्रुपिंग में। और जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप IPEF जिसे हम कहते हैं, है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, क्वाड है, इनके माध्यम से हम मल्टीलेटरल फोरम्स का पार्टनरशिप का हिस्सा बन रहे हैं। और ये एम्बिशन के माध्यम से मिनरल डिप्लोमेसी में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंगेजमेंट और इस सबको देखते हुए। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो जैसे ये टर्म याद रखना, लिथियम ट्रायंगल पे भी हम फोकस कर रहे हैं। अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया, ये फोकल पॉइंट हो गया इंडिया के मिनरल डिप्लोमेसी का। क्यों? क्योंकि लिथियम की हमें ज़रूरत भी है। फिर कई जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो मीट हो सके, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके, और तभी हम वहाँ पे जो भी मिनरल डिप्लोमेसी उसको आगे लेकर जा सकते हैं। है ना, माइनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो सारे स्टैंडर्ड्स मीट करना है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन पर हम इंश्योर कर रहे हैं। इसके लिए दूसरा भी जो रिस्क एसोसिएटेड है वो कैसे कम किया जाए। कोई ऐसा इन्वेस्ट भी मान लो प्राइवेट सेक्टर वाला भी कर रहा है, कोई बड़ा ग्रुप अगर कर रहा है दूसरे देशों के अंदर, तो जो स्ट्रेटजिक रोड मैप है उस स्ट्रेटजिक रोड मैप पे क्लैरिटी होना चाहिए। रिस्क जो है उसको कैसे कम किया जाए देखना है। अपनी जो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी उसको बढ़ाना, बातचीत करके चीज़ों को इंप्लीमेंट कराना, इसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बहुत बड़ा एक रोल हो जाता है। तो आप ये भी देखो कि फॉरेन पॉलिसी का रोल इकोनॉमिक एनहांसमेंट डेवलपमेंट में क्या हो सकता है। इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी एक बहुत बड़ा बेसिस बन सकता है देशों के बीच रिश्ते डेवलप करने के लिए। जैसे पहले आपके पास ऑयल जैसी चीज़ें थी, अब आज के टाइम पे मिनरल्स की बात जो है वो आपकी होने लग गई है। फिर ये जो पार्टनरशिप है इसको हमें इनहेंस करना है कि इंटरनेशनल प्लेयर जैसे EU, साउथ कोरिया, इनके साथ स्ट्रेटजिक और सस्टेनेबल जो पार्शियल है पार्टनरशिप है वो हमें डेवलप जो है करना है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। अब इसमें एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी की जब बात हम करते हैं तो इनइक्वालिटी इन द सेंस कि जो डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट आपका करता है कि कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिटल रिवोल्यूशन भारत में, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का समय है, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। डिजिटल हैव्स, डिजिटल हैव नॉट्स हैं आपके पास।
तो यहाँ पे इस डिजिटल स्पेस में कैसे हम एक वुमेन के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट लाएं। अब इसमें देखो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस भी देखने को मिल रहा है। अब इसमें कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जस्ट है ना। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अब कोई बहाना नहीं, ये चीज़ कैंपेन है जिसके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिजिटल जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम कैसे कम करें, और इस पर फोकस आपका किया गया है। तो इसमें जैसे कनेक्टिविटी, जैसे डिजिटल एम्पावरमेंट करके कैसे हम कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अलग अलग जो सर्विसेज हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस चीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट को कैसे रोक सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं, साइबर स्टॉकिंग, ट्रॉलिंग, रूरल वुमेन की बात करें तो वो भी है। तो हाई नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी जो डिजिटल रूरल एरियाज़ में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, और दूसरा फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कर सके, उनको बहुत सारे जो सेफ एनवायरनमेंट है उस पर कैसे उस पर इंश्योर किया जा सके। फिर उसके बाद इसके लिए कुछ लीगल फ्रेमवर्क हमें लेकर आना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात की गई है, इस पर कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे, जैसे साइबर क्राइम को एड्रेस किया जा सके। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये भी ऑनलाइन एब्यूज़ को रोका जाए, उसको भी एड्रेस करना, रिपोर्ट करना को। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन जो है वो भी जिसके माध्यम से जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसको कैसे रोका जा सके, उसका टेक्नोलॉजी का जो आप कह सकते हैं यूज़ करके जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन तक जो वुमेन है कैसे रीच कर सकती हैं। तो ये सब स्टेप्स जो हैं आपके लिए जा रहे हैं। फिर आपका सेफर डिजिटल स्पेस लेकर आना, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जिससे डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। टेक कंपनीज़ भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। यूज़र फ्रेंडली रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म जो है वो डेवलप करके एआई टेक्नोलॉजी का जो आप कह सकते हैं यूज़ किया जा सकता है, ये भी है। अब देखो ये कंटेंट मैंने बना दिया, आप में से कई लोग कहते हैं सर वो जो लिखा है ना वो आप बोले दे रहे हो। अब मैं ये पीला पीला करके आपको वही चीज़ बोलना, मेरा काम ये है कि ये कंटेंट मैंने आपको बना दिया जिससे कि आपका काम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। आपको बस जो बोला जा रहा है उसको ध्यान दो, बस यही थोड़ा सा सुन लेना। इससे आपका क्या है कि जो बोला जा रहा है उसको सुन रहे हो, सामने लिखा है, तो इससे आपका आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जो सीरियस स्टूडेंट है, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें तो कम्युनिटी लेड जो वर्कशॉप है ना, तो कई वर्कशॉप करके वुमेन को एम्पावर करना, मेन और बॉयज़ उनको इंगेज करना, रेस्पेक्ट और है ना एक तरीके से कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट लेकर आना। उसके बाद यूएन इनिशिएटिव्स की बात करें कि यहाँ पे नीड फॉर अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, एक है ना कोलैबोरेटिव अप्रोच है, मतलब अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं साथ मिलकर जेंडर बेस्ड वायलेंस उसको ख़त्म करने का काम करें। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग लॉ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉ है उसको स्ट्रेंथन करना, लॉज को स्ट्रिक्ट करना, डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना, और जो भी ऐसे जैसे टेक शक्ति जैसी है तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, तुरंत एक सपोर्ट प्रोवाइड करना अगर कोई ऐसे वायलेंस को फेस करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो प्रोवाइड किया जा सकता है। कार्बन मार्केट के बारे में मैंने बहुत चर्चा कर रखी है, तो यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है, ये मैंने कंटेंट डाल दिया है। कार्बन मार्केट बहुत बार डिस्कस किया है, क्या क्या कैसा होता है वो बहुत बार डिस्कस किया, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में पहले ब्रीफ में देख लेते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है कि ये गोदावरी रिवर पे आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब इसमें जैसे देखो ये प्रोजेक्ट बन रहा है ना, तो बहुत सारा जो रीजन है, जैसे मान लो इसमें जो डैम बनता है पानी इकट्ठा होता है तो पानी पीछे भी जाएगा, तो इसमें कुछ जैसे सबरी रिवर में पानी बढ़ रहा है, या फिर है ना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ रीजन जो है वो डूब रहा है। तो इस वजह से देखो ये जो इस डैम की वजह से कई सारे जैसे बीजेडी जैसी जो पार्टीज़ हैं उड़ीसा की, तो वो इस चीज़ पर इशू जो है रेज भी कर रहे हैं कि देखो ये जो डैम है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे, खासतौर से एक स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफ़ी इससे अफेक्ट होंगे, और इसके लिए लगातार जो बातचीत और ये सब भी आपकी चल रही है। तो आपको इसमें जानना ये है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस रिवर पे है और इससे दिक्कत क्या, और ये सबरी रिवर भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये है। तो अब जरूरी है कि जैसे ये जो डैम है पापीकोंडा जो नेशनल पार्क है, ये इसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग द गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश की बात अगर किया जाए तो कौन सा नेशनल पार्क वो भी ध्यान में रखना, और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी क्या हैं वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीनफील्ड पोर्ट सिटीज़ क्या होती हैं। अब अगर आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ग्रीनफील्ड पोर्ट्स क्या होता है, तो आपका पहला ही मन में आएगा कि ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, चलो वो तो है, लेकिन ये ध्यान में रखना ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि जैसे पहले वहाँ कुछ भी ना रहा और एक नए तरीके से आप पोर्ट को बना रहे हो, तो उसे फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में जो है डेवलप करने की बात की जा रही है गुजरात को। और जैसे कि रॉथरडम, दुबई और एंटवर्म करके है, उसी तरीके से
गुजरात में कुछ जगहें हैं, पोरबंदर, भावनगर, सूरत, वलसाड जैसे जो एरिया है उनको डेवलप करने की बात आपकी की गई। तो इससे जो गुजरात की समुद्री कैपेबिलिटी है वो आपका काफ़ी बढ़ेगी। तो आपको ध्यान में रखना ग्रीनफील्ड पोर्ट्स के क्या मतलब क्या होता है, कि मतलब ऐसा नहीं कि हम एक्सपैंड या अपग्रेड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पोर्ट को, रादर हम अनडेवलप्ड मतलब एक तरीके से पूरा एक नए सिरे से जो है कंस्ट्रक्शन करके पोर्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो ग्रीनफील्ड जो है पोर्ट्स उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अगेन 50% ऑफ है, अभी ऑफर चल रहा है, ईयर एंड ऑफर। आप कोई क्वेरी इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स का आप लोग हिस्सा जरूर से बनना है। जनवरी फर्स्ट वीक से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये ऑफर चल रहा है, आपको बेनिफिट उठा लेना है, वेट नहीं करना। और इसमें पूरा प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स आपके लिए कवर होगा। इस कोर्स पर मेरा बहुत ही ज़्यादा फोकस होगा और इसमें पूरा हम NCERT, स्टैटिक सब्जेक्ट, मैपिंग, एडवांस बुक्स, हर चीज़ कवर करेंगे। आप में से कई लोग कहते हैं सर हमने पढ़ रखा है ये किताब और ये सब, ठीक है, सब लोग पढ़ के रखते हैं, बट कई बार वो आउटपुट नहीं आ पाता है। तो भले आपने पढ़ रखा हो, आप लोग जरूर से आप हिस्सा बनेंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, 4000 के आसपास इसका प्राइस है। अगर आप डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं जो ऑफर है उसमें, ये चीज़ आपके पूरे साल को भी बचा सकती है। बाकी यू कैन डिसाइड इट। उसका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ की भी मैंने आपको बात की है। तो ये हमारा जो 12th टेस्ट है ये शेड्यूल्ड है, 11 ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पर मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आकलन है, ऐसे का कोर्स है, ये सब कुछ है आपका। आकलन के अंदर आप अपना आंसर राइटिंग प्रोग्राम है एक तरीके से, इसमें आप अपने आंसर्स को इवेल्युएशन करा सकते हैं। तो इसमें आपको थीम बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको अपने आंसर्स को अपलोड करना होता है। बहुत सारे लोग अपलोड कर रहे हैं, कल मैंने कॉपीज़ भी काफ़ी सारी चेक की हैं और मेरे द्वारा ही चेक होगी, और जगह पे होगा कि भाई वो कर देंगे, हज़ारों लोग ज्वाइन करेंगे, कॉपी कोई और चेक करेगा। ठीक है, तो इसमें कॉपीज़ जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ मेरे द्वारा ही चेक होंगी। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर saurabpandeyupsc.com पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेस में क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप में भी आप चाहें तो क्लासेस कर सकते हैं। आईपैड या आईफोन के लिए अगर आपको क्लासेस करनी है तो वो फिर उसके लिए भी ऑप्शन है, तो वो आप मुझे मैसेज कर दें तो उस पर भी आप क्लासेस कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लो, ये आज का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।